नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, कार्यक्रम के माध्यम से आप रूबरू होते हैं हिमाचल की संस्कृति से, यहाँ की कला से और यहाँ के कलाकारों से। जी हाँ, जहाँ पर कलाकार जो है अपने कला के माध्यम से संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो आज भी एक ऐसी ही अनूठी अनुभूति आप करने वाले हैं संगीत के माध्यम से, और हमारे बीच खास मेहमान मौजूद है। इनके बारे में कहा जा सकता है या कहना चाहेंगे, जी हाँ, सुरों को अपने अंदाज में पिरोने कुछ इस तरह से पिरोते हैं कि कभी गम की, जी हाँ, कि कभी गम की बरसात तो कभी खुशियों की बौछार करते हैं। जज्बा भी कुछ इस तरह का है या फितूर भी कुछ इस तरह का है कि दिलों को, जी हाँ, दिलों की जो जितने भी जज्बात हैं उनको छू लेने का ये बखूबी दम रखते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके अपने पसंदीदा जाने पहचाने कह सकते हैं कलाकार, आकाशवाणी से अनुमोदित कलाकार, गिटारिस्ट श्री केतन तोमर जी का। जी हाँ, तो चलिए सीधे आपसे मिलवाते हैं इनसे। स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सर, जिस तरह से कहते हैं ना, संगीत एक विधा है, एक साधना है जिसके माध्यम से हम परमात्मा से सीधे ही जुड़ते हैं। तो क्यों ना आज कार्यक्रम का हम आगाज़ सीधे इस अनुभूति से करें, आपकी आवाज़ में और आपके साज के साथ। जी। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। बहुत मीठा आप गाते हैं केतन जी, और साथ ही साथ हम देख रहे थे उतनी ही खूबसूरती से आप गिटार भी प्ले कर रहे थे। तो सबसे पहला यही प्रश्न रहेगा कि कब से संगीत आपके जीवन में आया, और क्या गिटार कह सकते हैं बचपन गिटार के साथ आपका बीता है? जी, संगीत वैसे तो बचपन से ही मेरे साथ रहा है। जी। पहले मैं गाता था, लेकिन जो मेरा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था वो कीबोर्ड था। जब मैं 6th में था तब मैंने सबसे पहले कीबोर्ड सीखना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने गिटार की तरफ अपना रुझान रखा, मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था गिटार। जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं, म्यूज़िकल बैकग्राउंड, क्या आपको जो संगीत है परिवार में आपको विरासत में मिला है या फिर आपने कहीं सीखा है? जी, मेरा जो संगीत है वो मुझे विरासत में भी मिला है और मैंने सीखा भी है। जो मेरे परदादा जी हैं, स्वर्गीय श्री लच्छीराम तोमर जी, वो बॉलीवुड में जो 50s 60s की मूवी में वो म्यूज़िक दिया करते थे। उसके बाद फिर मेरे दादाजी वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट थे, और फिर मेरे फादर से मैंने सीखना शुरू किया था। पहले मैंने उनसे क्लासिकल सीखा, एज अ सिंगिंग क्लासिकल सीखा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा फोक, थोड़ा गज़ल, लाइट, सब कुछ उन्हीं से सीखा है। जी, कह सकते हैं कि बचपन से ही आप इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कह सकते हैं म्यूज़िकल गेम्स या कह सकते हैं खिलौनों के बीच आप पले बड़े हैं। जी, कह सकते हैं ऐसा। ज़्यादातर मेरा टाइम म्यूज़िक में ही बीतता था। स्कूल से आऊँगा, फिर म्यूज़िक में, फिर पढ़ाई, फिर म्यूज़िक, वो ऐसा चलता रहा। और कहते भी हैं ना कि अगर विरासत में संगीत मिले तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है उसको बरकरार रखना। तो कब आपको ऐसा लगा कि आप भी संगीत की ओर बढ़ना चाहते हैं, इसे अपना करियर के तौर पर देखना चाहते हैं? ये वैसे तो मेरा पहले इतना नहीं था। पहले तो घर वालों का सबका होता है कि पढ़ाई एंड ऑल सब कुछ। बट धीरे धीरे जब मैंने इसमें शोज़ करने शुरू किए, या फिर मेरे फादर को लगा, पहले मैं उनके साथ गिटार बजाता था, वो भी गज़लें गाते हैं जी। उनके साथ मैंने स्टेज शो पे गिटार वगैरह बजाया। फिर एक बार वो मुझे ले गए लाइव सिंगिंग के लिए, एक प्राइवेट पार्टी थी उस दौरान, तो मैंने फ़र्स्ट वहाँ पर अपना डेब्यू किया था एज अ सिंगर।
उस टाइम मैं 7th या 8th में रहा होगा। तो चलिए देर न करते हुए दर्शकों को वही उसी दौर में लेके चलते हैं जब आपका फर्स्ट डेब्यू आपने किया था। जी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पैरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। बहुत खूबसूरत, जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है उतने ही सुर और कह सकते हैं साज का भी साथ रहा। ये आपकी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस थी इस गीत के साथ आपने शुरुआत की, तो उस समय आप पूरी तरह से आपने ठान लिया था कि बस म्यूज़िक ही अब मेरा पैशन रहने वाला है, या फिर परिवार में कुछ और भी चल रहा था? नहीं, परिवार में तो मेन यही था कि चलो साइड बाय साइड म्यूज़िक चलता रहेगा बट मेनली पढ़ाई करो। फिर मैं उसके बाद आफ्टर 10th पॉलिटेक इंजीनियरिंग करने गया जी, बट वहाँ भी संगीत तो साथ था ही, तो वहाँ भी संगीत में नाम कमा लिया। फिर वहाँ पर फिर मतलब मैंने ज़्यादा 1 साल वहाँ पर बिताया, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब तो संगीत ही है, फिर मैं वापस आ गया अपनी बाकी एजुकेशन पूरी की। उसके बाद मैंने कोर्सेरा कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की म्यूज़िक में ही, फिर उसके बाद मैंने HPU से अपनी MA/MPhil म्यूज़िक में की। जी, यानी कि आपने संगीत की ओर रुख किया, आपने पॉलिटेक छोड़कर जी संगीत को अपनाया, और क्योंकि इतने गुणी जनों का आपको सानिध्य मिला है, तो अगर बात करें संगीत की शिक्षा की, तो किस तरह की शिक्षा आपने ली है? इंस्ट्रूमेंट में ली है या फिर वोकल में ली है? मैंने दोनों में ली है। मैंने वोकल्स में इंडियन क्लासिकल सीखा है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, और गिटार में मैंने इंडियन क्लासिकल एंड वेस्टर्न दोनों सीखा है। जी, तो क्या कहना है शास्त्रीय संगीत के बारे में आपका? कितना ये अगर आपको कंपैरिजन करना हो ना, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे से बजा लेते हैं और गाते भी इतना अच्छा है, तो दोनों में से कितना किस में आप अपने आप को माहिर समझते हैं, या कितना कठिन आपको लगता है दोनों? माहिर समझना तो देखो मुश्किल है, मैं इतना नहीं कह सकता कि मैं दोनों में माहिर हूँ, बट ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत मुश्किल है। हर विधा का एक अपना रूल है, अपनी ब्यूटी है उसकी। जैसे शास्त्रीय संगीत है तो उसमें एक अपना आपको आप ये समझ लो कि अगर आपका सुर कनेक्ट हो जाता है तो आप फिर भगवान से कनेक्ट हो जाते हो।
और वेस्टर्न म्यूज़िक में फील भी है, सब कुछ है, और थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है आपको। जैसे इंस्ट्रूमेंट में, इसमें ज़्यादातर आपके कॉर्ड्स बेस्ड रहता है वेस्टर्न म्यूज़िक में, ये हार्मोनाइज्ड बेस्ड रहता है ज़्यादा। तो जिस तरह से हम देखते हैं गिटार में फ्रेट्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, तो कितना टाइम लग गया आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को साधने में, कह सकते हैं? जब हम इसको एज इंस्ट्रूमेंट देते हैं ना, जब कि हम सोचेंगे कि अब सीखना है हमें, अब इसके नोट्स कहाँ हैं, तो आपको उतना ही टफ लगना शुरू हो जाता है। जितना आप इसको अपनाने की कोशिश करते हैं उतना ही आसान हो जाता है। कि अगर आप सोचो कि मुझे सिर्फ फील से काम करना है, तो आपको उतना ही आपके पास आने लगता है। जी, तो क्योंकि आपने एमफिल भी की है संगीत में, आपने वोकल में की है और शास्त्रीय संगीत भी आपने खूब पढ़ा है, गुनगुनाया है, तो क्यों ना एक शास्त्रीय संगीत दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। जी, शास्त्रीय संगीत गिटार के साथ बहुत टफ होता है, बट थोड़ा सा मैं क्लासिकल आप जिस विधा में आप गाना चाहें। जी, मेरा बहुत फेवरेट राग है, राग जोग, मैं वो थोड़ा सा साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, मन मेरो अति सुख पाए, मन मेरो अति सुख पाए, साजन मोरे घर आए, साजना साजना मंगल गाओ चौक पुराओ, मंगल गाओ मंगल गाओ चौक पुराओ, मन मेरो अति सुख पायो रे, साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए। बहुत मंगल आपने गाया है, कह सकते हैं मीठा आपने गाया है, जिस तरह संगीत भी था। और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपका जो संगीत का जो कह सकते हैं बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, तो कभी कुछ ऐसा रहा है कि अपने पिताजी से या फिर परिवार में किसी से डांट पिटी हो कि सुर ऐसा नहीं, इस तरह से लगाना चाहिए? मैं बहुत डांट खाता था अपने फादर से। होते हैं ना बचपन में कि हम नहीं, मैं ही सही हूँ, तो बस वही चीज़ अब थोड़ा सा वही था कि स्टार्टिंग मेरी जब इंडियन क्लासिकल से तो हुई, लेकिन साथ साथ वेस्टर्न भी चल रहा था, तो वो क्या होता था कि शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा वेस्टर्न का टच लग जाता था, तो बहुत डांट सुनने को मिलती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। तो अगर आपकी अपनी बात करें तो आपको कौन सी विधा संगीत की पसंद है, शास्त्रीय या फिर रॉक, या किस तरह का आप पसंद करते हैं? देखिए वैसे तो मेरा जो मेन खुद को मुझे अच्छा लगता है वो शास्त्रीय संगीत है, बट स्टेज पे हमारे को, जो मैं स्टेज वाइज बात करूँ तो मुझे रॉक म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। जी, अगर बात करें, क्योंकि आप आकाशवाणी से अनुमोदित गिटारिस्ट भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कब आपको लगा कि मुझे ऑडिशन देना है और अपना एक नाम कमाना है? ये एक्चुअली मुझे नहीं लगा, ये मेरे फादर को लगा, क्योंकि मैं उनके साथ गिटार बजाता तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ऑडिशन दे दो, जब गिटार बजाते ही हो तो साथ में क्या प्रॉब्लम है, इनकम भी होती है, सब कुछ होता है। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। फिर वही धीरे धीरे मैंने इसमें भी इंडियन क्लासिकल को ज्वाइन करने की कोशिश की, उससे मेरा जो विज़न है म्यूज़िक को लेके वो और ज़्यादा खुल गया। फिर मैंने उसके बाद ऑडिशन दिया आकाशवाणी में,
फिर उस दौरान मैं और एक दो और थे साथ में, तो हम बस वहाँ से पास हो गए। जी, क्योंकि आपके कह सकते हैं आपकी रगों में जो संगीत है वो काफ़ी रहता है। तो अगर बात करें, क्योंकि आप वैसे तो आपको रॉक पसंद है, जी। हर विधा पसंद है, लेकिन अगर बात करें क्योंकि आप हिमाचली संस्कृति से संबंध रखते हैं, यहाँ पले बड़े हैं, तो अगर हम यहाँ के फोक की बात करें तो कितना पसंद करते हैं और किस तरह की प्रस्तुतियाँ आप देते हैं? फोक में मुझे ज़्यादातर जो सुनने वाले फोक होते हैं मुझे ज़्यादा पसंद है। जैसे स्लो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। एक फोक सुनाता हूँ मैं आपको जो मेरे ताया जी ने लिखा है, और वो सबसे पहले गाया भी उन्होंने ही था। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। तेरे गणों दे सोइनेरी कंठी, तेरे गणों दे सोइनेरी कंठी, मेरे गणों दे टाई हो, मेरे गणों दे टाई हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोरा, आई जा संती ये धान रूमणे। बहुत खूब। आपने वही कह सकते हैं कि जो एक खूबसूरती है ना हिमाचली फोक की, उसी की बिल्कुल अनुभूति करवा दी। और क्योंकि आपके अपनों के द्वारा ये लिखा गया है तो इसकी जो मिठास है कुछ खास ही रहती है। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप अब आपको युवा, आप एक तरह से संगीतकार भी बन गए हैं जी। तो गीत गुनगुनाने से लेकर संगीतकार बनने का जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जो संगीतकार बनने का सफ़र है ये मेरा गायन से ही शुरू हुआ। मैं एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग करने गया था अपने गाने की, एक मैशअप रिकॉर्ड करने गया था मैं। तो वो एक्चुअली जो स्टूडियो है वो मेरे फादर के फ्रेंड का है। जब मेरे फादर मतलब अपने यंग उसमें थे तो वो ढोलक प्ले करते थे जी। तो वो उन्हीं के स्टूडियो में ढोलक प्ले करते थे। तो मैंने फादर से बात की थी कि मुझे सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, फिर मेरी कमल थापा जिनका नाम है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप मेरे पास यहाँ म्यूज़िक डायरेक्ट की वो क्यों नहीं करते जॉब। मुझे लगा ऐसे ही बोल रहे होंगे, ठीक है मैंने कहा कर लूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं जी। शाम को एक गाना आ गया मेरे पास कि केतन ऐसे ऐसे गाना करना है, और उसके बाद वो सफ़र फिर चलता गया। जी, यानी कि आपने शुरुआत की अपने पिताजी से के स्टूडियो से आपने शुरुआत की और काफ़ी कुछ सीखा आपने उनके साथ। तो अगर बात करें अब तक आप कितने गानों में संगीत दे चुके हैं, कैसा ये सफ़र रहा है? ज़्यादा तो नहीं अभी, मतलब मुझे लगता है शायद 25-30 गानों में ही दिया होगा अभी ज़्यादा संगीत। और जो इसमें ये है कि संगीत जब देना होता है गानों में वो सबसे टफ़ काम लगता है, उससे टफ़ होता है राइटिंग जी। लेकिन क्या होता है कि अगर गाना अच्छा लिखा हो तो वो बनता बहुत अच्छा है जी। तो कितना टाइम आप ले लेते हैं, कितना चैलेंजिंग रहता है एक गीत को प्रॉपर फॉर्म देना, संगीत देना और कह सकते हैं सिंगर से उस तरह से काम लेना, कितना चैलेंजिंग रहता है? जी, मैंने जैसे कहा कि अगर गाना सही लिखा है तो वो गाना मतलब अगर रखें हम तो 3-4 दिन में बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर गाने की जो बनावट है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो कम से कम 10 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि अब क्या करें इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम तरीके के गाने आपको कंटिन्यूटी में मिलते हैं कि मान लो आपने एक रोमांटिक गाना बनाया जी। तो 10 रोमांटिक गाने हैं लेकिन सबको अलग रखना है, तो वो कैसे रखना है, तो उसमें थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक आ जाता है। जी। कभी ऐसा हुआ है कि एक गीत को लेकर आप महीनों भर अटक गए हैं या फिर एक गीत को आपने कुछ घंटों या कुछ दिन में ही पूरा कर दिया हो? कुछ गाने ऐसे थे जो
जिनमें मुझे महीना लग गया, 1.5 महीना लग गया। वो क्या होता है कि सबको अच्छा लग रहा है लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार महीना लग जाता है। एक गाना था मेरे पास, वो अभी तक खैर रिलीज़ नहीं हुआ, बट उसको बनाते बनाते 2 साल लग गए। वो ऐसा होता है कि कभी किसी को पसंद नहीं है, कभी, क्योंकि उसमें जिसने पैसा लगाया उसको पसंद आना चाहिए मेनली जी। तो कभी किसी को पसंद नहीं आ रहा है, कभी खुद को पसंद नहीं आ रहा है, कभी ऐसा होता है। या फिर कई बार गाना इतना अच्छा लिखा होता है या बना होता है तो वो एक दिन में भी बन जाता है। जी। बहुत से गाने ऐसे जो मैंने एक दिन में बनाए। अच्छा, आप संगीत देते हैं तो आपके खुद के फेवरेट संगीतकार कौन है, अगर हम बात करें? किनको सुनते हुए आप बड़े हुए हैं, अपना आइडल मानते हैं? जो म्यूज़िक डायरेक्टर की उसमें देखें हम तो मुझे सलीम सुलेमान का म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। उनका जो साउंड और उनकी जो प्रोग्रामिंग और अरेंजमेंट्स है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए क्यों ना उनका ही ये गीत या कोई भी गीत अपने फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर का आप सुनाना चाहें? जी। जी। जो उन्हीं का मैंने सबसे पहले गाना गाया मैं वो सुनाना चाहूँगा। जी। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, तुम तो ना दे रे ना दे रे ना तुम तो ना। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा है सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बहुत खूब। आप भी इसी तरह संगीत की राहों में आगे बढ़ते जाएं और ये हौसला कभी ना रुके। अगर हम बात करें कीर्तन जी, जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं युवाओं के सामने, बहुत सारी राहें हैं। एक समय रहा होगा जब आप सीख रहे होंगे, कुछ मुश्किलें भी रही होंगी, तो कुछ आप अनुभव साझा करना चाहें? उस टाइम बहुत टफ था म्यूज़िक में करियर बनाना, क्योंकि उस टाइम ना यूट्यूब था ना कोई और प्लेटफॉर्म्स थे। उस टाइम क्या होता था कि जब आप गाना बना रहे हो, आपने गाना रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपको लेबल्स के पास जाना पड़ता था और फिर वो लेबल्स पसंद करेंगे नहीं करेंगे सॉन्ग, या फिर उसका आपको रेवेन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बहुत डिपेंड करता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम आप एज ए प्रमोशन यूज़ कर सकते हो कि आपका गाना है उसमें आप प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम यूथ है जो वो आपका इंस्टाग्राम पे है। और ऑडियो स्ट्रीमिंग का एक अलग प्लेटफॉर्म चलता है, जैसे आप सुनते हो स्पॉटिफाई पे है, जियो सावन है, या ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी आप अपना गाना इजीली रिलीज़ कर सकते हो। आज बहुत इजी हो गया गाने को रिलीज़ करना। जी। जब आपने पहली बार कह सकते हैं, क्योंकि आप एक अपने कॉलेज के दौर पर, अपने यूनिवर्सिटी के दौर पर काफ़ी फेमस रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच में गुनगुनाते रहते होंगे, तो किस तरह का फीडबैक आपको अपने दोस्तों से मिलता था? किस तरह की जैमिंग आप करते थे, अगर हम कह सकते हैं? उस टाइम देखो, जो गिटार का जो दौर था वो बहुत हाई लेवल पे था। उस टाइम मैं गिटार बजाता तो था ही,
तो वही होता था, हम कॉलेज के बाद जैमिंग कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, सब बैठे हैं, बहुत मज़ा आता था। स्कूल टाइम में सिर्फ मैं ही एक गिटारिस्ट होता था अपने पूरे स्कूल में, तो मतलब वहाँ पर मेरे को या फिर एज आर्टिस्ट बोलते थे कि आर्टिस्ट या फिर गिटारिस्ट। वाह ग्रेट। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको आर्टिस्ट या गिटारिस्ट कहते थे, और शायद तभी से आपका जो रुझान है रॉक म्यूज़िक की और जी काफ़ी, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम में था उस टाइम रॉक म्यूज़िक सबसे हाई पीक पे था। उस टाइम बहुत से बैंड्स ग्रो कर रहे थे और जितने भी सिंगर्स थे या जो पॉप म्यूज़िक और रॉक म्यूज़िक बहुत पीक पे था उस वक्त। तो ज़रूर आपसे सुनेंगे एक रॉक म्यूज़िक भी, और क्योंकि शायद आपका एक बैंड भी है जी, रागाज़। जी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। रागाज़ बैंड मैं और मेरे मामा जी है, मतलब हम दोनों आपस में एज फ्रेंड रहते हैं। जी, हमने शुरू किया था वही बचपन का मूवीज़ देख के कि हम भी एक अपना बैंड बनाएंगे। तो वो बोलते बोलते 2016 में हमने एक शो किया, तो वहाँ पूछ लिया कि जी आपके बैंड का नाम, तो वो वैसे ही मन से निकला। हमने मन में सोचा था कि बैंड का नाम ये रखेंगे, तो बस फिर वहाँ से वो शुरू हुआ। 2016 में हमने रागाज़ को ग्रो करना शुरू किया। उसके बाद हमने मैक्सिमम शोज़ करते गए, उसको धीरे धीरे चलता गया। जी, तो चलिए क्यों ना एक रॉक म्यूज़िक दर्शकों के लिए आपके द्वारा। जी कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। हो कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी तेरे बिना ना हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। दिल पे ख्यालों की बर्फ जमी है, भीगा है आलम निगाहों में नमी है। किस भूल की जाने हमको मिली है सजा। ओ दिल पे ख्यालों की बर्फ जमी है, भीगा है आलम निगाहों में नमी है। किस भूल की जाने हमको मिली है सजा। सब जख्म गहरे से हैं, लम्हात ठहरे से हैं। थम जाएगा दर्द का सिलसिला सिलसिला। हो तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, तेरे बिना न हम जी सकेंगे यहाँ एक पल। बहुत ही रॉकिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं, हम भी उसी कॉन्सर्ट या फिर कह सकते हैं आपके बैंड को अनुभव कर रहे थे जिस तरह से आप प्रस्तुति देते रहे होंगे। जी आपको क्या लगता है कीर्तन जी, किस इतने सारे आपने म्यूज़िक दिए हैं, आप डायरेक्शन भी करते रहते हैं, तो किस तरह का चलन आप देखते हैं हिमाचल में संगीत को लेकर अभी दिख रहा है? अभी हिमाचल में भी देखो ज़्यादातर फोक को ही लेके है, लेकिन जो यूथ है वो थोड़ा सा हिंदी की तरफ आ रहा है। जी, हिंदी की तरफ भी वो आना चाह रहा है, और थोड़ा सा क्या है कि वो फोक को मॉडर्नाइज़ करना चाह रहे हैं कि सब सुने। उनकी भी ठीक है कि अगर हम प्योर भी रख सकते हैं म्यूज़िक को, लेकिन जो मान लो हिमाचल से बाहर का यूथ है या फिर हम फॉरेन की बात करें, चलो फॉरेन में तो आप प्योर भी सुना सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर की बात करें तो थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ करके वो आप रीच कर सकते हो उसको,
ताकि वो बाहर के लोग हिमाचल की फोक की तरफ अट्रैक्ट हो और फिर आप उनको ओरिजिनल म्यूज़िक भी सुनाओ। जी, यानी बैलेंसिंग जी। रहना बहुत ज़रूरी बहुत है ज़रूरी आज के दौर में। फ़ोक को ज़रूरी है, बिल्कुल। अहमियत दी जाए, संस्कृति से जुड़ा रहना बिल्कुल। बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप एक अपना केतन म्यूज़िक एकेडमी भी चला रहे जी। हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है और किस तरह की रीच आपकी रहती है? वो एकेडमी जो है मेरे फादर ने शुरू की थी 99 में। तो वो 99 से आज तक, अब इस साल को 25 साल हो जाएंगे एकेडमी को। तो वहाँ पर हम हर चीज़ सिखाते हैं, जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, ये दोनों मिक्स रहते हैं। फिर वो डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरफ को ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब क्या है कि इंडियन क्लासिकल रूल बेस्ड बहुत रहता है, उसमें आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक ऐसा तो नहीं है कि आपके गिलास में घोल के पिलाया और आ गया जी, है ना। तो उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो वो बच्चे धीरे 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 करके उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। जी, अगर आपकी बात करें, इतना पैशन आप में दिखता है, तो आप रियाज़ किस तरह करते हैं? जो क्योंकि आप संगीत सिखाते भी हैं जी। तो जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं ज़रूर जानना चाहेंगे किस तरह से संगीत को साधा जा सकता है? जी देखिए, रियाज़ सबसे बेस्ट है सुबह का रियाज़। उससे क्या होता है कि आपके जो वॉइस की डेप्थ होती है वो बनती है। उससे क्या होता है, जब आप सुबह का रियाज़ करते हो, बेस का रियाज़ होता है उसमें वोकल कॉर्ड जब खुलता है तो आपको हाई रेंज में, वो हाई रेंज के लिए इजी हो जाता है। और उससे क्या होता है कि एक भरावट सी फील होगी आपको जब आप हाई रेंज में, वरना क्या होता है बहुत पतली आवाज़ होती है, जैसे गर्ल्स की आवाज़ होती है पतली होती है, अगर वो हाई में गाएंगे तो वो और पतली दिखाई देगी। तो सेम चीज़ होता है, अगर हम सुबह का रियाज़ नहीं करेंगे तो वो जो आपके खालीपन है हाई रेंज में वो रह जाता है। फिर अब क्या होता है कि वैसे तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब माइक की फ्रिक्वेंसी पकड़ती है ना, माइक आपकी वोकल फ्रिक्वेंसी पकड़ता है तो वो उसको तो और शार्प कर देता है। इसलिए जो आपका सुबह का रियाज़ है बहुत ज़रूरी है, वो ठहराव भी लाता है आपकी आवाज़ में। जी, आपको क्या लगता है कि संगीत की प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं शिक्षा लेना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि आप गाने को जस्टिस नहीं कर सकते गाने के साथ। जैसे मान लो कोई गज़ल है, अब गज़ल में आप चीख नहीं सकते, उसमें जो शायरी लिखी है आपको वो जस्टिफाई करनी है। उसमें ज़्यादा ये भी नहीं कि हम क्लासिकल में बहुत जगहें लगाए, आपको वो शायरी बस प्यार से दिखानी है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम रियाज़ नहीं कर रहे हैं या हमने सीखा नहीं है तो आप, क्योंकि शायरी राग बेस्ड दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो कोई सैड मूड की गज़ल है तो आपको राग भी वैसा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर गज़ल में कुछ रोमांस है या फिर खुशी है तो वो आपको राग भी वैसा लेना पड़ेगा। और अगर आपको वो राग वैसा नहीं आता है तो आप गज़ल को नहीं दिखा सकते हो, फिर उसका फील नहीं दिखा सकते आप। जी, यानी कि रियाज़ के साथ, प्रॉपर संगीत की दीक्षा के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो क्योंकि आप जिक्र कर ही रहे हैं गज़ल का, तो क्यों ना एक गज़ल दर्शकों के लिए पेश की जाए। जी। हरिहरन साहब की गज़ल है। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। जमा करता जो मैं आए हुए संग, जमा करता जो मैं आए हुए संग, सर छुपाने के लिए घर होता, सर छुपाने के लिए घर होता, मेरे कांधे पर तेरा सर होता, काश ऐसा
कोई मंजर होता। बहुत खूब। इतनी मधुर आवाज़, डूब जाने को इसमें मन करता है। केतन जी, आपसे जानना चाहेंगे संगीत को लेकर भविष्य में आप किस तरह की प्लानिंग रहने वाली है, कहाँ आप हिमाचली संगीत को देखते हैं, और या फिर आप किस तरह की आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, मेनली मैं अभी तो मेरा जो ध्यान है वो म्यूज़िक डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा है। तो मैं कोशिश ये करूँगा, जो मेरा फोक को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि थोड़ा सा हम उसको ओरिजिनल भी रखें और मॉडर्नाइज भी रखें। मींस के अगर हम मान लो किसी में फोक है जी, तो उसमें शहनाई बजती है, फ्लूट बजता है, या उसका प्रॉपर टेक्सचर है या लहजा है उसका प्रॉपर, वो वैसा ही रखे। लेकिन हल्का सा हम उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनको भी मिक्स करके चले, ताकि वो एक नया रूप ले सके, नई शक्ल ले सके। जी, आप कॉन्सर्ट भी करते रहते हैं, यहाँ स्टेट में ही नहीं बल्कि स्टेट से बाहर भी करते हैं, तो किस तरह का म्यूज़िक सुनना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? जो बाहर जो मतलब मेनली जो यूथ है या फिर लोग हैं, हर एज का जो ग्रुप है वो अलग अलग म्यूज़िक सुनता है। यूथ को मेनली एनर्जी चाहिए जी, वो चाहे आप फोक है, चाहे आपका हिंदी है, पंजाबी है, उनको रिदम और एनर्जी चाहिए। जो थोड़े से बड़े हैं या आफ्टर 30 से अबव है या उससे, वो ज़्यादातर गज़लें, अगर वो फोक भी सुनते तो वो वाला फोक सुनते जिसमें मिठास ज़्यादा है, जो मतलब डांसिंग नंबर भी नहीं है, या फिर जो डांसिंग नंबर कुछ ऐसे हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जी, आपने फोक में फ्यूजन की बात की मिक्सिंग, तो क्यों ना एक फोक जी, आपके द्वारा जिस तरह का आप कल्पना करते हैं कि आजकल इस तरह की डिमांड समय की दरकार है कि इस तरह का जो म्यूज़िक है फोक में इस तरह का बदलाव हो सकता है। जी, एक बहुत प्यारा फोक है मायनी मेरी है। थोड़ा सा मैं इसको ओरिजिनल सुनाना चाहूँगा। बहुत से लोग इसको मतलब थोड़ा सा अलग गाते हैं। जी, मैं कोशिश करूँगा इसको नियर टू ओरिजिनल रखने की। मायनी मेरी जमुए दी राहें, चंबा है कितनी की दूर, मायनी मेरी जमुए दी राहें, चंबा है कितनी की दूर है, चंबा है कितनी दूर, शिमले ने बसना सपाटुए ने बसना, शिमले ने बसना सपाटुए ने बसना, बसी लेना चंबे जरूर है, बसी लेना चंबे जरूर, मायनी मेरी जमुए दी राहें, चंबा है कितनी की दूर। बहुत खूब। बिल्कुल कह सकते हैं ट्रेडिशनल अंदाज में आपने इसे गाया। और अगर आपकी बात करें, आप कितना करीब से हिमाचल को जानते हैं, किस किस जगहों को आपने एक्सप्लोर कर चुके हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर आप जिन दृश्यों को आप देखते हैं वो संगीत में ज़रूर निखर कर आता है। जी, मैं मतलब ज़्यादा मैंने हिमाचल को एक्सप्लोर नहीं किया है। मतलब अगर मैं घूमने की बात करूँ, ये मैंने अपना फोक जितना भी सीखा है मैंने अपने फादर से सीखा है। जी, वो चाहे मंडी का फोक है, चाहे बिलासपुर का फोक है, चाहे जहाँ का भी फोक है, वो मैंने अपने फादर से ही सुना है, फादर से ही सीखा है। जी जी, तो संगीत से आप जुड़े हैं, आप बहुत सारे कलाकारों से रोज़ मिलते होंगे। जी और कह सकते हैं राज्य से बाहर के कलाकार भी आपसे मिलते रहते होंगे। जी। तो क्या लगता है आज के जो यूथ है, युवा है, किस तरह का संगीत आपके
किस तरह से मांग करना आप चाहते हैं, किस तरह से अपने आप को संगीत में पारंगत बनाएं या फिर कह सकते हैं संगीत को जानें, मैं अपना उनसे करियर इसमें बनाएं? जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा उनसे कि अगर आप म्यूज़िक में करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले सीखिए। सीखना सबसे ज़रूरी है। अगर आप चाहे वो आप इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो, चाहे आप वोकल सीखना चाहते हो, चाहे वो डांस, जिस मर्ज़ी में, अगर आप नहीं सीखोगे तो आप समझोगे नहीं कि गाने के डायनामिक्स कैसे दिए जाते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग की आवाज़ नीचे कुछ और बोलती है, ऊपर कुछ और बोलती है, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि वॉइस को मेंटेन नहीं रख पाते हैं कि अगर मान लो आपकी वॉइस यहाँ नॉर्मली बोल रही है, ऊपर भी उतना ही लेवल होना चाहिए। तो जब तक वो सीखेंगे नहीं, वो उस चीज़ को समझेंगे नहीं, और उससे क्या होता है कि आप स्टूडियो में जब गाते हैं तो स्टूडियो में बहुत बैलेंस से गाना पड़ता है, वहाँ आप अपनी एनर्जी को रोकना पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपके आवाज़ में वो दम चाहिए। अगर आप रियाज़ नहीं कर रहे हो या आपने सीखा नहीं है तो आप समझोगे नहीं कि कैसे गाना है। बिल्कुल, यानी सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी। अगर आपकी अपनी खुद की बात की जाए तो कितने रियाज़ के बाद आप एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए खुद को तैयार करते हैं? मेरा रियाज़ का ऐसा है कि अगर मैं आज भी रियाज़ ना करूं तो मैं नहीं गा सकता हूं, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो रियाज़ से ही बनी है। कुछ लोग होता है कि गॉड गिफ्ट होते हैं, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मैं एक दिन भी रियाज़ नहीं करूं, मैं 10 दिन पीछे चला जाता हूं। तो मेरे लिए रियाज़ सबसे मेन है। मैं एक दिन भी रियाज़ नहीं छोड़ता हूँ, और जिस दिन छोड़ता हूँ फिर उस दिन फिर मेरा गला वैसा ही हो जाता है, फिर मैं डबल रियाज़ करता हूँ। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रियाज़ के साथ आप हर रोज़ गुज़रते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगर कह सकते हैं किस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स आगे रहने वाले हैं? जी, मैं यहाँ पर भी मैं एक फ़ोक की बात करूँगा। अभी एक मुंबई के सिंगर हैं, रिसेंटली उन्होंने एक फ़ोक रिकॉर्ड किया है हमारे पास, वो मैंने उनको गवाया है। वो पल भर बही लेना जी, उन्होंने वो बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है, और उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि वो ये बोलते हैं कि मैं मुंबई की हूँ, मैं नहीं गाऊँ। उन्होंने इतनी शांति से वो सुना है, जो मैं बता रहा हूँ वो गा रहे हैं वो उसको। बहुत अच्छा फ़ोक रहेगा, वो आप ज़रूर सुनिएगा जब आएगा। जी, यानी कि काम में आप काफ़ी रम जाते हैं, आनंद देते हैं, इसी कारण जो है कह सकते हैं देश के कोने कोने से अब सिंगर्स आप तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, डायरेक्शन में भी और सिंगिंग में भी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। और दर्शकों के लिए भी हम आपके संगीत के साथ छोड़ना चाहेंगे, अनुमति लेना चाहेंगे आज कार्यक्रम में। और दर्शकों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़ चलते हैं केतन तोमर जी की आवाज़ के साथ। जी, जो आखिरी गाना है वो मेरा खुद का गाना है, जो हमारे बैंड का फर्स्ट सॉन्ग था। जी। तू आरज़ू मेरी, तू जिंदगी मेरी, तू खुदा मेरा, तू बंदगी मेरी, तू आरज़ू मेरी, तू जिंदगी मेरी, तू खुदा मेरा, तू बंदगी मेरी। तुझको ही चाहा, पनाहों में मांगा तुझको, दुआओं में तू ही दिल मेरा, तू हर खुशी मेरी। तुझको ही चाहा, पनाहों में मांगा तुझको, दुआओं में तू ही दिल मेरा, तू हर खुशी